चलिए, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ये आपका क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, और इसका ये आपका क्या है, दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, हालांकि उससे पहले आप लोग को भारत का भौतिक विभाजन एक मैप के द्वारा बताया गया था। ठीक है, कि किस प्रकार से भारत को जो है 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उनमें से पहला आपको क्या था, पर्वतमालाओं के बारे में, जिसमें ट्रांस हिमालय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें पहला जो आपका पर्वत श्रृंखला है, उसको समूह में हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में आपने जो है 3 प्रकार के जो है पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा था, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ठीक है, अब क्या है कि जो अगर हम भारत के मैप को देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो भाग आपका था, इसे हम क्या कहते थे, जो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर था, इसको हम क्या बोलते थे, काराकोरम। फिर इसके बाद दूसरा जो था आपका क्या था, लद्दाख। तीसरा जस्कर। तो ये आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में जो इसका विस्तार है, जिसके बारे में पहले पढ़ाया जा चुका है। अब इससे नीचे आएंगे तो आप पढ़ेंगे किसके बारे में, हिमालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमालय। तो आप लोग को बताया गया था कि जब हम हिमालय को बांटते हैं तो एक तो ट्रांस हिमालय कहलाता है और दूसरा कहलाता है मुख्य हिमालय। तो यहाँ पर आज जो आप पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको पढ़ना है मुख्य हिमालय के बारे में। और अगर हम मुख्य हिमालय की बात करें तो यह कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य हिमालय का विभाजन कितने भागों में है, 3 भागों में। कौन कौन सा, नंबर 1 में आपको है महान हिमालय। ठीक है, आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, महान हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो दूसरा आपका है वो आपका है मध्य हिमालय। और जो तीसरा है वो क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आपको जो आज पढ़ना है वो इन्हीं 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें पहला आपको क्या हो जाएगा, महान हिमालय, दूसरा क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय, और तीसरा हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर से इसका विस्तार आपको शुरू होता है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है आपको कहाँ तक है, तो इसके लिए जो है आपको पहले ये डायग्राम को मिटा के आपको एक फ्रेश डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, जहां पर आपको केवल मुख्य हिमालय के बारे में ही जो है जानना चाहिए, आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जगह भी आपको कम लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम हिमालय का जब विस्तार देखेंगे तो यह 3 भागों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत का जब हम उत्तरी हिस्सा को देखेंगे, ठीक है, जहां पर जम्मू कश्मीर आपका समाप्त होता है, तो वहां से आपको जो है हिमालय की यह 3 रेंज है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला वाला जो रेंज है, इसी को हम कहते हैं महान हिमालय। तो जो सबसे ऊपर वाले इसे क्या बोलते हैं, महान हिमालय। जो आपको यह दूसरी रेंज है, इसे कहते हैं मध्य हिमालय। और जो आपको सबसे नीचे वाली रेंज है, इसे क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार जो है आपको मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, तो भारत में इसका विस्तार है। इसके अलावा नेपाल में विस्तार है और चाइना में विस्तार है। तो हिमालय का विस्तार जो है आपको कहाँ कहाँ पर है, भारत, नेपाल और चाइना। भारत में अगर हम देखेंगे तो भारत के मैप में आपको जो है जम्मू कश्मीर में दिखेगा। ठीक है, लद्दाख में थोड़ा सा अंश आता है, हिमाचल प्रदेश में आपको दिखेगा, उत्तराखंड में दिखेगा, और जब हम नॉर्थ ईस्ट राज्य में जाएंगे, 7 सिस्टर और एक आपको सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका विस्तार दिखेगा। तो इनमें से सभी हिमालय के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको जानना है क्या, महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय को और किस किस नाम से जानते हैं, आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जा सकते हैं कि महान हिमालय का और क्या क्या नाम है। ठीक है, तो आप लोग नाम बता सकते हैं इसमें।
तो इसके कुछ नाम जो आपको महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से वो याद रखेंगे कि इसे हम हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। इसके अलावे इसे हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसी को हम वृहद हिमालय भी कहते हैं। तो महान हिमालय का जो है आपको 3 नाम हो गया, ठीक है? हिमाद्री, आंतरिक और वृहद, ठीक है? महान हिमालय को इंग्लिश में हम ग्रेट कहते हैं, महान को ग्रेट कहते हैं, इसलिए इसे हम ग्रेट हिमालयन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये सब आपको क्या है, महान हिमालय के कुछ नाम है, ठीक है? तो आपको नाम से भी एग्जाम में फंसाया जा सकता है कि हिमाद्री किस हिमालय का अन्य नाम है, ठीक है? तो महान हिमालय का जो है आपको यह 4 नाम याद रखना है, हिमाद्री, आंतरिक, वृहद और महान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट, तो ग्रेट याद रखिए या फिर महान। क्लियर है? अब यह जो हिमालय है आपको, इसका जब आकार हम देखेंगे, ठीक है, तो जितने भी आपको यह रेंज देखने को मिलता है, ये आपको है अर्धचंद्राकार, ठीक है? तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसका आकार कैसा है, तो ये अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार, ठीक है? जो मुख्य हिमालय है इसका जो आकार है वो क्या है? अर्धचंद्राकार। अब अर्धचंद्राकार इसे हम क्यों कहेंगे? तो आप जब इसे देखेंगे तो दोनों साइड क्या है, ये आपको उठा हुआ है और बीच में क्या है, धसा हुआ है, ठीक है? तो इसको जब हम एक शेप में लेंगे तो ये आधा चांद के जैसा दिखेगा, ठीक है? क्योंकि पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसलिए आपको इस प्रकार से बनाई गई है। जब लाइनिंग हम खींचेंगे इसको तो ये इस प्रकार से लाइनिंग बनेगी, ठीक है? तो इसे हम क्या कर देंगे, आधा चांद कर देंगे, ठीक है? तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मुख्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं इसका आकार कैसा है? इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार। तो यह अर्धचंद्राकार बना क्यों? तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि 2 प्लेटें जो है आपस में टकराई थी, ठीक है? कौन कौन सी प्लेटें? एक आपको यूरेशियन प्लेट जो कि आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही थी, और दूसरी प्लेट कौन सी? इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट ये साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही थी, और इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर क्या था? टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर, ठीक है? तो टेथिस सागर जो है यहाँ पर आपको क्या था? भू सन्निधि थी। तो भू सन्निधि का मतलब क्या होता है कि 2 प्लेटों के बीच में कोई ऐसा गहरा गड्ढा जहां पर अवसाद जमा होते हैं, जहां गाद जमा होते हैं, उसे हम भू सन्निधि क्षेत्र कहते हैं। तो जब प्लेटों का विभाजन हुआ तो यूरेशियन प्लेट नॉर्थ से साउथ की तरफ और इंडियन प्लेट साउथ से नॉर्थ की तरफ, दोनों जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो बीच में टेथिस सागर था जहां पर आपको भू सन्निधि क्षेत्र बनते थे, अवसाद ज्यादा जमा था, और इन दोनों के टकराने से क्या हुआ? आपको हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब भी मान लीजिए 2 प्लेटें आपस में ऐसे टकरा रही है तो हर जगह बल तो समान नहीं लगेगा, बल ऊपर नीचे कहीं कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है? तो जैसा बल लगा उसके अनुरूप ये क्या हुआ? संरचना का निर्माण हुआ। तो इसलिए दोनों साइड क्या है, आपको उठा हुआ है पश्चिम और पूर्व में, और बीच में क्या आपको डाउन है, ठीक है? इसलिए इसे हम अर्धचंद्राकार कहते हैं, ठीक है? अब आपको महान हिमालय में जो है अगर पूछा जाए कि महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इनकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो भारत में आपको जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो 8,611 मीटर। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो जो 8,848 मीटर वाली जो आपको माउंट एवरेस्ट है वो आपको इसी महान हिमालय का भाग है, ठीक है? ये किसका भाग है? महान हिमालय का भाग है, ठीक है? तो यह आपको नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नेपाल क्षेत्र में, ठीक है? तो यहां पर आपको जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई आपको कितनी है? 8,848 मीटर। अब हम देखेंगे कि जो महान हिमालय है इसकी ऊंचाई जो अधिकतर क्या हो गई? 8,848 मीटर, ये अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है? तो कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंचा है, कहीं पर बहुत ज्यादा नीचा है, डाउन है, जिसके कारण इसकी जो ऊंचाई में है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी औसत ऊंचाई। क्या याद रखेंगे? औसत ऊंचाई। तो इसकी औसत ऊंचाई है आपको 6100 मीटर, ठीक है? 6,100 मीटर।
तो अगर आपसे पूछा जाए महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो वो 6100 मीटर, 6100 मीटर। जबकि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है आपको, माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर है। ठीक है, जो ये महान हिमालय है, यहाँ पर आपको क्या है, वर्ष भर जो है बर्फ से ये ढका रहता है। ठीक है, यह वर्ष भर बर्फ से क्या होता है, ढका रहता है, हम कह सकते हैं आच्छादित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ष भर अगर बर्फ से ढका हुआ रहेगा, आच्छादित रहेगा, क्या वहां पर जनसंख्या निवास कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या है वो न के बराबर है। ठीक है, तो जनसंख्या यहाँ पर क्या है, न के बराबर, यानी कह सकते हैं यह आपको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यह जो महान हिमालय का भाग है, ये क्या है आपको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहां पर जनसंख्या जो है वो क्या है, न के बराबर है। गिने चुने कुछ लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ष भर क्या है, बर्फ से आच्छादित रहेगा तो ठंड भी ज्यादा होगी, है ना, और साथ ही साथ वनस्पति भी यहाँ पर नहीं होंगे, खाने पीने के लिए अनाज नहीं होंगे, सड़कों या परिवहन का जो है कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सब कारणों से यहाँ पर जी क्या है कि जनसंख्या जो है वो न के बराबर है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखिए जो महान हिमालय है, इसका जो आपको पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, यह पश्चिमी हिस्सा आपको हो गया, और ये क्या हो गया आपको पूर्वी हिस्सा। ठीक है, तो यह भारत के जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और पूर्वी हिस्सा आपको जाता है कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो ये आपको शुरुआत जो है ये कहां से है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो यह पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसके बीच में क्या है कि आपको कई सारे दर्रे हैं। ठीक है, तो दर्रा क्या होता है जानते हैं आप लोग? पहाड़ों को काटकर जो संकरा रास्ता बनाया जाता है उसे हम दर्रे कहते हैं। ठीक है, तो अक्सर पहाड़ों पर भी रास्ते बनाए जाते हैं, जैसे हम लोग कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसके लिए क्या रास्तों की आवश्यकता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो पहाड़ पर लोग आवागमन करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, रास्ते चाहिए। ठीक है, तो इन रास्तों को बनाया जाता है कैसे, पहाड़ों को काटकर। ठीक है, तो पहाड़ों को काटकर जो संकरा रास्ता बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे दर्रे बनाए गए हैं। ठीक है, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। इसी रास्ते से आपको जो है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाया जाता है। ठीक है, ये दर्रे आपको तीनों हिमालय श्रेणी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक अलग से आपका क्लास लेंगे जहां पर केवल आपको दर्रों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दर्रे से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे दर्रे हैं जो आपको जो है दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो उनको भी समझना है, तो उनके बारे में आपको एक अलग वीडियो बनेगा या आपको जो क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए अब यह जो महान हिमालय वाला भाग है, यहाँ पर आपको जो अधिकतर क्षेत्र हम देखते हैं ये क्या है कि बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फ से ढके होने के कारण क्या है, यहाँ पर आपको वनस्पति का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, वनस्पति का अभाव। ठीक है, और जो यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे भी वो काफी लंबे लंबे होंगे। ठीक है, जो आपको लकड़ियों के लिए जो है उसमें उसका प्रयोग होता है। फसल की दृष्टि से हम देखेंगे, अनाज की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर वनस्पति की काफी कमी होगी। ठीक है, यहाँ तक बातें आई समझ में? ये महान हिमालय के बारे में इतनी बातों को जो बताया गया ये समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ डाउट भी है? नहीं है? चलिए, तो अब डाउट नहीं है तो इसके बाद जो है आपका सेकंड आपका क्या है, मध्य हिमालय। ठीक है, तो मध्य हिमालय जो है, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऊपर जो है आपको है महान हिमालय, और ये जो नीचे है ये क्या है आपको, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर महान और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है यह हिमालय का भाग है। ठीक है, और जब बीच में रहेगा तो इसको हम क्या कह देंगे, मध्य हिमालय कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा इनके अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो इसका एक और नाम जो है वो आपको क्या है, लघु हिमालय। क्या कहेंगे, लघु हिमालय। ठीक है, इसके अलावा इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो मध्य हिमालय का जो आपका है, यहाँ पर आपको क्या है, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं। ठीक है। यह जो श्रेणी है आपको, ये 4 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, कितने भागों में है? 4 भागों में। ठीक है। तो इसमें आप जो है इसका नाम कर सकते हैं आपको ए, बी, सी, डी। ये क्या है, जो मध्य हिमालय है, ये आपको टूटा फूटा जो है आपको हिमालय का रूप है। यानी 4 हिमालय को मिलाकर जो है आपको एक मध्य या लघु हिमालय बनता है। ठीक है। तो इसमें आपको यह जो 4 भाग है, इसमें पहला जो भाग है इसका नाम है पीर पंजाल। ठीक है। तो ये आपको दूसरे नंबर की श्रृंखला है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं 2A। ठीक है। तो पहला जो आपको है वो है पीर पंजाल श्रृंखला। तो पीर पंजाल श्रृंखला जो है, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं, सुने हैं नाम पहले? पीर पंजाल जो है, यह आपको जो इसको लेकर विवाद है। कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि जो पीर पंजाल हिस्सा है, यह आपको क्या है, महान हिमालय का भाग है। क्योंकि ये क्या है, भ्रंश से टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ है तो ये मुख्य रूप से किसी में लगा हुआ है नहीं। तो कुछ किताबों में आपको इसके बारे में जो चर्चा होती है कि वो किसका हिस्सा है, महान हिमालय का। लेकिन अधिकतर जो आपको भूगोलवेताओं ने इसके बारे में बताया है, तो वो आपको यही बताया कि वो किसका हिस्सा है, मध्य हिमालय का। तो इसलिए अगर कहीं पर आपको ऐसा कुछ आ जाता है तो वहां पर आप इसको लेकर क्लियर रहिएगा। ठीक है। फिर दूसरा जो है, इसको हम 2B का नाम दे सकते हैं। इसे कहते हैं धौलाधर। ठीक है, क्या कहते हैं, धौलाधर। ठीक है। फिर हम 2C कह सकते हैं। इसका नाम जो आपको है वो है नाग डिब्बा। अच्छा नाम है ना। और जो 2D है, इसे हम जो है नाम दे देंगे क्या, महाभारत श्रेणी। हाँ, महाभारत श्रेणी। ठीक है। तो इन चारों का जो है आपको नामकरण जो किया गया है वो इसी रूप में किया गया है। ठीक है। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागडिब्बा और महाभारत श्रेणी, ये चारों जो है आपको याद रखना है। ठीक है। अगर इसको यहाँ पर देखिए तो ये आपको ये ए से बी वाला हो गया, इसको हम पीर पंजाल कह देंगे। ये एरिया आपको कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और जो बी से सी वाला धौलाधर वाला है, ये आपको है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश अगर आप मैप पर देखेंगे, ठीक है, तो आपको हिमाचल प्रदेश क्या है, उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है। अभी उसको रख दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए। आप लोग को भी जो है ये एटलस जो है इस प्रकार का ले लेना। पहले भी कुछ दिन क्लास आप लोग कीजिए, देखिए कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। ये जब कंफर्म हो जाएगा तब आप जो है एटलस लेंगे, वहां पर आपको समझने में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, देख लिए। तो आपको हम बोल रहे हैं, मान देखिए। चलिए। तो पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या है, नागडिब्बा। नागडिब्बा जो है ये आपको उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड। ठीक है। और जो चौथा वाला हिस्सा जो है, ये आपको नेपाल क्षेत्र में, आप जानते हैं कि बिहार का पड़ोसी देश नेपाल है। हमारे बिहार के ऊपर ही क्या नेपाल है ना, तो इसमें है। ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसका विस्तार रूप है, जो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है। और नहीं तो ये आपको आधे में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आपको केवल समझाने के लिए इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया कि अच्छे से क्लियर होकर आपको दिखे। ठीक है। तो जो आपका मध्य या लघु हिमालय है, ठीक है, ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागडिब्बा और महाभारत श्रेणी। ठीक है। तो यह जो आपको पीर पंजाल वाला एरिया है, ये जम्मू कश्मीर में है, जिसको लेकर थोड़ा सा विवाद है कि ये महान हिमालय का भाग है या मध्य हिमालय का, लेकिन मध्य हिमालय में आपको इसे पढ़ा जाता है। ठीक है। फिर आपको हिमाचल प्रदेश में जो है आपको धौलाधर हो गया, उत्तराखंड में जो है नागडिब्बा हो गया, और नेपाल में महाभारत श्रेणी। ये 4 भागों में बटा हुआ है। यह वह एरिया है जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए सबसे अधिक आते हैं। ठीक है। तो यह आपको पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आप लोग का कभी कोई प्लानिंग बना कहीं घूमने फिरने का, कहाँ कहाँ सोचे हैं? हाँ, ठीक, ठीक है। चलिए, नेपाल, उत्तराखंड, तो अब राज्य देश का नाम ले रहे हैं। ठीक है। लोग कहते हैं हम दार्जिलिंग घूमने जाएंगे, हम गंगटोक घूमने जाएंगे,
है ना, हम शिमला घूमने जाएंगे। ये सब जितने जगह हैं सब यही मध्य हिमालय में है। ठीक है, तो घूमने फिरने के लिए जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, है ना, अभी विशेषकर गर्मी के मौसम में, ठीक है, तो वो सारे जो है कहाँ पर है, मध्य हिमालय में है। आप दार्जिलिंग जाए घूमने के लिए, आप गंगटोक जाए घूमने के लिए, ठीक है, आप शिमला जाए घूमने के लिए, ये सारे आपको कहाँ पर है, आपको मध्य हिमालय में। ठीक है, तो मध्य हिमालय जो है यह पर्यटन को आकर्षित करता है। उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहाँ की जो ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। यानी यह जो है एक कह सकते जो ऊंचाई है ये एवरेज है, जहां पर लोग अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकते हैं। ठीक है, यहाँ भले ही ठंड होती है लेकिन ऐसी ठंड जिसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और घूमने फिरने के लिए जो ये काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ था, ठीक है, तो उससे पहले ये सब क्षेत्र में जो है बहुत कम लोग जाते थे। ये जो आदत लगाया हुआ है ये अंग्रेजों का लगाया हुआ है, क्योंकि वे लोग रहते थे इंग्लैंड में, ठंड हमेशा रहती थी, यहाँ की गर्मी उनको बर्दाश्त होती नहीं थी। ठीक है, इसलिए गर्मी के मौसम में पहुंच जाते थे कहाँ, दार्जिलिंग, शिमला, इन सब जगहों पर। जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो यहाँ पर उन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी कि गर्मी में जो है अगर गर्मी बढ़ गया तो हम चले जाएंगे शिमला, वहां से सारा काम काज करेंगे, और ठंडी अगर बढ़ गया तो आ जाएंगे उत्तर भारत यानी दिल्ली, यहाँ पर जो है आराम से जो है काम काज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला। ठीक है, दार्जिलिंग जो है अभी आपको घूमने फिरने के लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पर लगभग हर कोई जाना चाहता है। ठीक है, और जाना भी आसान है, ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है, सिलीगुड़ी से नजदीक भी है, तो लोग आसानी से पहुंच भी जाते हैं। ठीक है, तो दार्जिलिंग में जो चाय पत्ती की खेती वगैरह शुरू करवाई थी वो भी अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो पर्यटन को जो यहाँ पर बढ़ावा मिला वो अंग्रेजों के काल में ही बढ़ावा मिला। ठीक है, ब्रिटिश काल में आपको यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर, ये एवरेज ऊंचाई है जहाँ पर लोग अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ खेती नहीं हो सकती है, ठीक है, लेकिन लोग अपने जीवन को गुजार सकते हैं, और चूंकि ज्यादा हाइट नहीं है इसलिए नीचे से वो खाने पीने की चीज को ला सकते हैं। कहाँ से, तो शिवालिक हिमालय के पास से, क्योंकि शिवालिक हिमालय के नीचे क्या पूरा मैदान ही मैदान है, तो यहाँ पर तो खेती होगी ही। ठीक है, तो यहाँ से वो आसानी से खाने पीने के जो अनाज होते हैं वो वहां उपलब्ध करवा लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या है, पर्यटन जो है वो ज्यादा विकसित है। ठीक है, तो पर्यटन की दृष्टि से जो है आपको ये मध्य हिमालय या जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं ये आपको क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, जहां तक बातें समझ में आई। इसके बाद जो है आते हैं कहा, शिवालिक हिमालय पर। ठीक है, अब शिवालिक हिमालय को अगर हम देखें तो ये आपको क्या है, सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है, जनसंख्या सघन है। ठीक है, तो जनसंख्या क्या है यहाँ पर, सघन है, यानी ज्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं, कि यहाँ पर मौसम जो है वो काफी अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम, सुहाना मौसम, ज्यादा ठंड नहीं। ठीक है, और क्योंकि मैदान के निकट है तो खेती करना भी संभव है, फसल का उत्पादन करना भी संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग आपको सबसे ज्यादा निवास करते हैं। ठीक है, तो तीनों से आपको सवाल पूछा है कहाँ पर व्यक्ति जो है सबसे कम जाते हैं, तो वो है आपको क्या, महान हिमालय। सबसे अधिक जनसंख्या किस हिमालय पर निवास करती है, शिवालिक पर। ठीक है, और पर्यटन के लिए कौन सा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, मध्य हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पर्यटन के लिए ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, तो जो शिवालिक क्षेत्र है यहाँ पर आपको क्या है, कुछ दून प्रदेश देखने को मिलते हैं। ठीक है, दून प्रदेश यहाँ देखने को मिलते हैं। तो दून प्रदेश का मतलब क्या होता है, दून वाला कोई एक क्षेत्र का नाम बताइए जो आपको थोड़ा सा भी पता हो। हाँ, दून ही पता नहीं है, नहीं शहर पूछे, जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून, तो दून है ना लगा हुआ। ठीक है, हाँ, तो ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के संगम पर होता है। ठीक है, जहाँ पर जहाँ पर पहाड़ी में प्रवेश करने का मार्ग आपको शुरू होता है उसे हम दून क्षेत्र कहते हैं। ठीक है,
तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वो भी ऐसे ही क्षेत्र में से एक है, ठीक है। तो देहरादून में आपको कई सारे जो है मिलिट्री एकेडमी है, पता है आप लोग को, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह आपको चलती है, ठीक है। तो बहुत सारा जो है लोग वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है ये क्या है, दूर प्रदेश, ये क्या है, जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आकर्षित करने का कारण क्या है कि यहाँ पर जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, खाने पीने की सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। जो यह क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपको मौसम क्या होता है कि लगभग अनुकूल होता है। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे अभी गर्मी के मौसम में एक शर्ट पहनना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने ज्योग्राफी अगर 12th क्लास में पढ़ा है तो आप लोग वहां पर अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक को पढ़ा है कि किसी स्थान पर लोग आकर्षित होते हैं तो उन्हें कहते हैं अपकर्ष कारक, और आकर्षित होते हैं तो क्यों होते हैं। तो उनके लिए आपको कई सारे पॉइंट होते हैं, जिनमें से एक जो है वो आपको जलवायु भी है। जहाँ की जलवायु अनुकूल रहेगी, अच्छी रहेगी, वहां पर लोग ज्यादा निवास करेंगे, ठीक है। और जहां पर जलवायु जलवायु प्रतिकूल रहेगी, जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे अफ्रीकन एरिया जो है, ठीक है, जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र को कहेंगे, तो वहां पर आपको क्या है कि जनसंख्या थोड़ी कम है, क्योंकि वहां तापमान क्या ज्यादा होता है। अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे, एक पूरा का पूरा अंटार्कटिका महादेश ले लें, वहां पर जनसंख्या है ही नहीं, पूरा का पूरा महादेश खाली। क्यों? क्योंकि वहां पर जलवायु क्या है, अति शीत है, बहुत ठंड है, वहां पर लोग सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, अपने जीवन को वहां जी ही नहीं पाएंगे, है ना। उसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव में भी कई सारे ऐसे जो है आपको क्षेत्र हैं जहां पर लोग निवास नहीं करते, जैसे आपको आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र, ठंडी के मौसम में जम जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वैसे लोग जो जीवन गुजारना चाहेंगे वो ऐसे क्षेत्र में रहेंगे जहां पर जलवायु अनुकूल नहीं हो। हमेशा वैसे जगह को खोजेंगे जहां पर जलवायु क्या हो, अनुकूल हो, ना ज्यादा ठंडी, ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा बरसात हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या को आकर्षित करने के कारक मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है आपको, ये आपको 900 मीटर से 1300 मीटर, ठीक है। तो इनकी ऊंचाई को जो है याद रखिएगा, 900 मीटर से लेकर आपको 1300 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। तो कभी आपको ऊंचाई भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊंचाई ज्यादा है ही नहीं, जब ज्यादा ऊंचाई नहीं है तो मतलब जीवन जीना क्या है, ज्यादा आसान है, ठीक है। कि जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ठंड बढ़ेगी, है ना। आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे ठंडी बढ़ेगी, उसका क्या कारण होता है, क्योंकि हम तो मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं तो सूर्य से तो नजदीक जा रहे हैं, सूर्य में ताप है, गर्मी है ना। तो ऊपर जाने के साथ में क्या गर्मी ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है। ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो क्या होगी, गर्मी कम हो जाएगी, ठंडी बढ़ जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है, बोलिए। एयर प्रेशर कम है, ठीक। और कुछ, एयर प्रेशर कहाँ पे कम होता है, उसका कारण क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो ये आपको 11th क्लास का टॉपिक में आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग विश्व का भूगोल जब हम पढ़ाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, तो वहां पर ये सब चीजों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। होता क्या है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है, ठीक है, जिसे हम लोग सौर विकिरण कहते हैं, वह जब आती है तो वो डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचती है, धरातल तक, लघु तरंग के रूप में, जो वायुमंडल से रोकने का काम नहीं कर पाती है। फिर धरातल के गर्म होने के बाद क्या होता है, उष्मा ऊपर की ओर जाता है, जिसे हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं, ठीक है। और पार्थिव विकिरण के माध्यम से ऊपर जा रहा होता है तो वो दीर्घ तरंग के रूप में जाता है, और हमारे वायुमंडल में क्या है, कुछ हरित गृह गैस है, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। वो क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, रखते हैं अपने पास, ऊपर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। उसी से टेम्परेचर जो है वो नियंत्रण में रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर उष्मा जा रही है, तो नीचे में उष्मा क्या है, ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या उष्मा कम होते जाएगा, इसलिए ऊपर में गर्मी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए आप जब ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो जो पर्वत पहाड़ है, क्या जमा हुआ भाग है ना। तो जमा हुआ इसलिए है क्योंकि ऊपर क्या ठंडा है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि बर्फ पिघल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा बर्फ पिघल गया तो पूरा बाढ़ आ जाएगा। जैसे इतिहास में आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण जो है वो बाढ़ ही है
है ना। ये कहा जाता है बाढ़ के कारण जो है आपको हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन अचानक से वो इतनी बड़ी मात्रा में बाढ़ कैसे आई? तो उसका एक कारण बताया जाता है आपको जलवायु परिवर्तन, कि तापमान अत्यधिक बढ़ गया, सारे जो बर्फ थे वो पिघलने लगे, और वो क्या हुआ, नदी का जो जलस्तर था वो काफी ज्यादा ऊंचा हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, तो जो ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको तापमान में कमी होगी। ठीक है, क्या हो, तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, और इसी तापमान में कमी होने का क्या है, ये वाला भाग जो है वो क्या जमा हुआ है, ठंड यहाँ पर क्या ज्यादा है, जबकि शिवालिक में क्या है, आपको ठंड कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ का जमना क्या होता है, कम होता है, और जहाँ बर्फ का जमना कम होगा वहां पर लोग निवास करेंगे, है ना। मान लिया आपने पानी लिया गिलास में और वो बर्फ बन गया, तो उसे पियेंगे कैसे? अगर हम महान हिमालय में जाएंगे वहां पानी आपका बर्फ बन जाएगा, तो आप पी ही नहीं सकते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर पानी आपको पानी के ही रूप में रहेगा, जहाँ पी सकते हैं आसानी से, तो पानी की सुविधा है ना। इसलिए भी लोग यहाँ पर ज्यादा निवास करते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसकी हाइट, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, मात्र 900 मीटर से आपको 1300 मीटर है, तो ज्यादा हाइट है नहीं, इसलिए लोग यहाँ पर आसानी से निवास कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको हिमालय, जिसे हम लोग मुख्य हिमालय के नाम जानते हैं। ठीक है, तो मुख्य हिमालय में आपको 3 भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम आपको बाह्य हिमालय है। ठीक है, तो ये तीनों हिमालय से संबंधित जो आपको महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, ये आपको समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है समझने में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये आपका अब जब हमने विभाजन को जान लिया कि किस प्रकार से जो है हिमालय को बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 श्रेणी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब है कि इन श्रेणियों में कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है जान लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पहले जो है आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में ही पढ़ना है, यहाँ से जो भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट से जो सवाल आपको बन सकता है, तो सबसे पहला सवाल क्या हो सकता है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, तो ये आपको 8,848 मीटर है। ठीक है, और आप लोग को बताया हुआ है कि अगर आपको 8,848 मीटर ऑप्शन में नहीं मिले तो आएगा 8,850। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848.9 है। ठीक है, तो चूंकि इसमें क्या ऊंचाई में ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको आने वाले समय में जो एग्जाम में सवाल बनेंगे तो वहां पर 8,850 देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि अभी तक आपको 8,848 मीटर देखने को मिलता है, लेकिन भविष्य में आपको 8,850 दिखेगा। ठीक है, तो अगर 48 नहीं रहा तो आप 50 कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ किताबों में आपको 8,850 मीटर ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको नेपाल में है, और नेपाल में कहां पर है, तो महान हिमालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो यह आप अभी डायग्राम पर देखे थे कि महान हिमालय का ही भाग है जहां पर क्या है, आपको एवरेस्ट है। ठीक है, इसी एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा, हम लोग इसे कहते हैं एवरेस्ट। ठीक है, लेकिन नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। ठीक है, तो आपसे कभी पूछ ले कि इसका विस्तार आपको कहा है, नेपाल में ज्यादा है, नेपाल में ज्यादा क्या, नेपाल में ही है ना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को जो है हम लोग नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, सागर माथा। ठीक है, इसके बाद एक और नाम याद रखिएगा, चोमू लुंगमा। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को जो है चीन में कहा जाता है आपको क्या, चोमू लुंगमा। ठीक है, हाँ, ये अलग अलग नाम है, अलग अलग स्थान पे हम लोग इसे एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, और चीन में जो है चोमू लुंगमा। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको जो है नाम है। ठीक है, यह जो माउंट एवरेस्ट है इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है।
इसे क्या कहते हैं? तीसरा ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? ध्रुव किसे कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी है, जिसे हम पृथ्वी मान लें, तो ऊपर में जो सबसे उत्तरी बिंदु है और नीचे में जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इन दोनों को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं क्या? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और नीचे क्या कहते हैं? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर क्या दो ध्रुव है। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट को जो है तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है, क्योंकि सब जानते हैं भाई दो ही ध्रुव है, तो तीसरा ध्रुव कहां से आ गया, है ना? तो माउंट एवरेस्ट को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। अब इसको आखिर क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान के माध्यम से जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं अंतरिक्ष में जाते रहते हैं, तो वहां से जब देखते हैं तो उनको यह दो ध्रुव तो दिखता है, इसके साथ ही साथ क्या है? एवरेस्ट भी दिखता है। तो यही तीन स्थान है जो वहां से दिखता है, इसलिए इसे तीसरा ध्रुव का नाम दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको माउंट एवरेस्ट से पूछे जाने वाले कुछ सवाल है। ठीक है, तो ये आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में हो गया। अब दूसरा जो आपको है यहाँ पर माउंट गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसे हम लोग जो है K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, वो आपको है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और जो सेकेंड हाईएस्ट है वो क्या है? माउंट गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, जिसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है, आपको क्या नाम है? गौरी नंदा पर्वत। गौरी नंदा पर्वत। तो माउंट गार्डविन ऑस्टिन को ही हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है वो है 8,611 मीटर। ठीक है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन के बारे में जो है आपको कुछ बातों को जो विशेष कर याद रखना है कि यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यह आपको क्या है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो पहली कौन हो गई? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो पहली माउंट एवरेस्ट और दूसरी K2। ठीक है, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2। हाँ, तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जबकि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये भारत में है कहां पर? पीओके वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये कहां पर है? पीओके वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो ये भारत में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये है कहां पर? पीओके वाले क्षेत्र में, और पीओके पर जो कब्जा है वो पाकिस्तान का। ठीक है, लेकिन चूंकि भूमि हमारी है तो इसलिए हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। इसलिए कभी आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट गार्डविन ऑस्टिन या K2 या गोलनंदा पर्वत। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा? माउंट गार्डविन ऑस्टिन या K2 या गोलनंदा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ठीक है, और यह भारत की आपको सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये आपको ट्रांस हिमालय वाले में भी पढ़ाया गया था। ठीक है, कि ये जो K2 है आपको मैप पर दिखाया भी गया था डायग्राम में, कि ये आपको कहां पर है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है। और ट्रांस हिमालय में किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, तो ये काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, तो पीओके क्षेत्र में है, कहां पर है? तो काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी में। तो यहां से देखिए तीन चार तरह के सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2। आपसे पूछ लिया जाएगा पीओके क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो K2। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। तो ऐसे कई सारे सवाल यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, तो केवल अगर विश्व लग जाए तब जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये आपको माउंट गार्डविन ऑस्टिन से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर पर।
तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे माउंट कंचनजंगा, ठीक है। तो जो माउंट कंचनजंगा है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपको 8,598 मीटर, ठीक है। तो माउंट कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, ठीक है। यह आपको विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, ये भी बता देते हैं कहां पर है। ये जो आपको है, ये भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, ठीक है। यह जो आपको चोटी है, ये कहां पर है? तो भारत का सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, ठीक है। इसको भी लेकर विवाद है, ठीक है। इसलिए अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किस पर्वत चोटी को लेकर जो है सिक्किम या भारत, क्योंकि सिक्किम भारत का अंग है, तो भारत भी दिया जा सकता है कि भारत और नेपाल के बीच विवाद है, तो वो है कंचनजंगा, ठीक है। जो नेपाल वाले हैं उसका कहना है ये हमारे एरिया में, ये हमारा हिमालय है, और भारत का कहना है ये हमारा हिमालय का चोटी है, ठीक है। ये बॉर्डर एरिया पर ही है, सीमा पर है, इसलिए यह विवादित है, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, ठीक है। केवल पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो केटू, ठीक है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो कंचनजंगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि केटू क्या है? ट्रांस हिमालय का भाग, ये तो हिमालय का भाग है ही नहीं, है ना। ये क्या है? ट्रांस हिमालय का भाग। तो हिमालय जो है वो तो हमारा महान हिमालय से शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, ठीक है। ये आपको ऐसा क्षेत्र है जो क्या है? विवादित है। इसको लेकर कई बार एग्जाम में आपको सवाल पूछा गया है जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। जैसे एक और आपको अभी पढ़ना है नंदा देवी के बारे में, ठीक है। तो नंदा देवी को लेकर भी पढ़ेंगे, तो इसमें कई सारे विवाद हुआ, ठीक है। तो कई बार सवाल एग्जाम में जो बने कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन में आपको केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये तीनों ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो और सवाल क्या पूछा गया है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे इसमें? केटू करेंगे, ठीक है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो अगर पूछ लिया जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। हाँ, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, ठीक है। और यहां पर आपको जो है एक और क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तब हो जाएगा आपको नंदा देवी। तो ऐसे 3-4 सवाल जो आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, लिख दे रहे। तो पहले तो इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, ठीक है। जो ये गलतियां कब नहीं होगी? जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। अभी तो हम बोर्ड पर लिख ही देंगे सारी बातों को, फिर भी कंफ्यूजन रहेगा तब तक जब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पता चले इसके बाद उसमें लिख दिया, उसके बाद इसमें ध्यान से निकल गया। प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो नंदा देवी की जो ऊंचाई वो कितनी है? 7816 मीटर, 7816 मीटर, ठीक है। यह आपको भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यह पूर्ण रूप से भारत में है, ठीक है। यह पूर्ण रूप से क्या है? भारत में। अब पूर्ण रूप से भारत में है, इसका मतलब कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि निर्विवादित रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो नंदा देवी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई विवाद ही नहीं है ना। हम कहते हैं K2 है तो पाकिस्तान कहता है हमारा है K2, है ना। हम कहते हैं कंचनजंगा है तो नेपाल कहता है हमारा है कंचनजंगा, ठीक है। तो नंदा देवी जो आपको यह चोटी है इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, ठीक है। यह पूर्ण रूप से क्या है कि हमारे अंतर्गत है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको 4 महत्वपूर्ण चोटी है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। एक और आपको ट्रांस हिमालय में बताए थे, ठीक है, इसके बारे में, नंगा पर्वत के बारे में, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8126 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको ट्रांस हिमालय में पढ़ाया गया था, ये 8126 मीटर है, ठीक है। और ये आपको जो है ये भी आपको पीओके वाले ही क्षेत्र में है, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम के लिए केवल यह 4 जो चोटी है ये महत्वपूर्ण है। इन चारों चोटी को अगर आपने याद कर लिया और इससे संबंधित जो भी बातें आपको बताई गई है, अगर आपने इतना याद कर लिया तो यहाँ से एक भी सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये आपका मुख्य हिमालय और इन हिमालय में कौन कौन सी जो है आपको चोटियां हैं, इन सभी के बारे में आपको बता दिया गया और इससे रिलेटेड जो सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो भी बता दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में। तो आज जो है इसकी क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इस क्लास को फिर आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा। तो अब आपका ये हिमालय पर्वत और इसकी चोटी हो गई है, ठीक है, इसका विभाजन वगैरह सब कुछ पहले बता दिए है, ठीक है। इसके बाद आपको दर्रों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, क्या दर्रे होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। फिर नदी तंत्र में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कुछ पूछना भी है, कोई दिक्कत भी है? देखिए हम इसको समझाएं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का मतलब क्या है, कि हिमालय जो है 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। जो हिमालय है इसे हम क्या है 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, और दूसरा होता है आपको मुख्य हिमालय, ठीक है। तो जो मुख्य हिमालय होता है इसको हम क्या मेन हिमालय मानते हैं, इसलिए यहाँ कहा गया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि जो आपको ये माउंट गार्विन आस्टीन है ये आपको पाया जाता है यहाँ पर ट्रांस हिमालय में, ठीक है। K2 जो है ये कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में, ये मुख्य हिमालय में नहीं है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय को हम मुख्य हिमालय से अलग रखते हैं। तो जब भी कहीं केवल हिमालय आएगा तो केवल हिमालय का मतलब है मुख्य हिमालय, ठीक है। हाँ, अगर आपको ट्रांस लिखा हुआ जाएगा तब ट्रांस हिमालय जानेंगे, और नहीं तो केवल अगर हिमालय आ गया तो वहां समझिए वो क्या बोल रहा है, मुख्य हिमालय के बारे में, ठीक है। तो मुख्य हिमालय में भारत में जो है आपको सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर हम मुख्य हिमालय की बात करेंगे तो मुख्य हिमालय में 2 चोटी आपने पढ़ा, एक क्या है आपने माउंट एवरेस्ट, ये आपको हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये नेपाल में है, भारत में तो है ही नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में नहीं है, ये मुख्य हिमालय में है, क्लियर है। और किसी को कहीं पर कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास जो है यही पर रखते हैं, फिर आगे आपको कल इससे आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए फोटो ले लीजिए आप लोग।